अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ क्या है, शायद आपके जवाब अलग-अलग होंगे। कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा ताकत, कोई कहेगा टेक्नोलॉजी और कुछ लोग शायद कहेंगे नॉलेज। लेकिन मुझे लगता है हम एक चीज़ को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं जो इन सबसे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर कल सुबह दुनिया के सारे नोट बिल्कुल वैसे ही रहें, लेकिन लोग उन पर भरोसा करना छोड़ दें, तो क्या होगा? नोट तो वही रहेंगे, उनका रंग नहीं बदलेगा, उनका कागज़ नहीं बदलेगा, लेकिन क्या उनकी कोई कीमत रहेगी? शायद नहीं। क्यों? एक और सवाल, ये जो तिरंगा है, आखिर है क्या? कपड़े का एक टुकड़ा? बस। फिर भी लोग इसके लिए अपनी जान दे देते हैं और इतिहास में कई लोगों ने जान दी भी है। ऐसा क्यों? और अब एक देश, भारत, जापान, मिस्र, पेरू, आखिर एक देश बनता किससे है? ज़मीन से? सरहदों से या कॉन्स्टिट्यूशन से? अगर सिर्फ जमीन से देश बनते तो दुनिया के नक्शे पर बनी हर लकीर एक जैसा देश होती। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ देश हजारों साल तक लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं और कुछ कुछ ही दशकों में बिखर जाते हैं। अब जरा इन तीनों बातों को साथ रखिए। पैसा, झंडा, देश, इन तीनों में एक चीज एक जैसी है। इनकी ताकत इनके कागज, इनके कपड़े या इनकी मिट्टी से नहीं है। इनकी ताकत हमारे भरोसे में है। एक ऐसे भरोसे में जिसे लाखों, कभी कभी करोड़ों लोग एक साथ सच मान लेते हैं। और शायद यही वो बात है जो इंसान को बाकी सभी जीवों से अलग बनाती है। शेर हमसे ज्यादा ताकतवर है, चीता हमसे ज्यादा तेज है, हाथी हमसे कई ज्यादा बड़ा है। लेकिन सिर्फ इंसान ऐसी चीजों के लिए लड़ सकता है जिन्हें उसने कभी देखा ही नहीं। न्याय, आजादी, देश, धर्म, पैसा, इनमें से किसी को भी आप हाथ में पकड़ नहीं सकते। फिर भी इन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। तो सवाल यह है, आखिर ये सब चलता कैसे है? इन सब की ताकत आती कहां से है? क्या सिर्फ भरोसे से या उससे भी कई गहरी किसी चीज से? मुझे लगता है उसका जवाब एक कहानी में छुपा है। और शायद इंसान की सबसे बड़ी खोज आग नहीं थी, पहिया भी नहीं, बल्कि एक कहानी सुनाने की ताकत थी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर पहली कहानी सुनाई ही क्यों गई? और एक कहानी इतिहास बदल कैसे देती है, यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। अब जरा करीब 12,000 साल पीछे चलते हैं। ना कोई शहर, ना कोई किताब, ना कोई इंटरनेट, ना कोई गूगल। दुनिया बहुत बड़ी थी और इंसान बहुत छोटा। हर दिन एक नया सवाल था, खाना कहाँ मिलेगा? बारिश क्यों होती है? सूरज हर सुबह वापस कैसे आ जाता है? जब कोई जवाब नहीं होता, तो इंसान सवालों के साथ ज़्यादा देर नहीं रह पाता। वो जवाब ढूँढता है और कई बार वो जवाब एक कहानी बन जाता है। आज हम इन्हें मिथ्स कहते हैं, लेकिन उस समय वो सिर्फ कहानियाँ नहीं थे, वो दुनिया को समझने का तरीका थे। वो बताती थी कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कैसे जीना है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की लगभग हर पुरानी सिविलाइजेशन ने अपने बारे में एक कहानी बनाई और ये तब हुआ जब वो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थी। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोग आज भी ड्रीम टाइम की कहानियां सुनाते हैं। उनके अनुसार दुनिया की नदियां, पहाड़, जानवर और इंसान सबकी शुरुआत उन प्राचीन पूर्वजों की यात्रा से हुई जो धरती पर चलते हुए दुनिया को आकार देते गए। दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की इंका सिविलाइजेशन, उनकी सबसे मशहूर परंपराओं में से एक के अनुसार सूर्य देवता इंती ने मांको कापाच और मामा ओक्लो को धरती पर भेजा। उनके हाथ में सोने का एक डंडा था। उन्हें कहा गया चलते जाओ, पहाड़ पार करो, नदियां पार करो और जहां यह डंडा अपने आप धरती में धंस जाए, वहीं अपना शहर बसाना। कहानी कहती है वो जगह थी कूस्को। आज इतिहासकार इसे एक फाउंडिंग लेजेंड मानते हैं।
यानी एक ऐसी कहानी जो किसी समाज को उसकी शुरुआत समझाती है। ज़रूरी नहीं कि वो शब्दशः इतिहास हो, लेकिन उसका असर बिल्कुल असली होता है। ज़रा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका दोनों एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर दूर। ना कोई इंटरनेट, ना कोई जहाज़ और ना कोई एक दूसरे से संपर्क। फिर भी दोनों ने अपने होने की शुरुआत एक कहानी से की। और ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं था, लगभग हर पुरानी सिविलाइजेशन के पास अपने जन्म की एक कहानी थी। सवाल ये नहीं है कि कौन सी कहानी सच थी और कौन सी नहीं। ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि इंसान हर जगह कहानी बनाता ही क्यों है। शायद इसलिए क्योंकि कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि दुनिया कैसे बनी, वो ये भी बताती है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें किस दिशा में जाना है। यही वजह है कि कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें याद रखा जाता है, दोहराया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब एक कहानी कई पीढ़ियों तक जिंदा रहती है, तो वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो एक पहचान बन जाती है। दुनिया में किसी जगह कहानियों ने हजारों साल तक लगातार एक पहचान बनाई है, तो वो भारत है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें, तो आपको बहुत सी महान सिविलाइजेशन मिलेंगी। मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, इंका, यूनान, रोम, इन सब ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। लेकिन एक चीज भारत को थोड़ा सा अलग बनाती है, यहाँ कहानियां कभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने समय के साथ अपना रूप बदला, अपनी भाषा बदली, अपने किरदार बदले, लेकिन वो जिंदा रही। जरा सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ज्ञान को बचाने का सबसे बड़ा तरीका उसे लिख देना था, भारत में सदियों तक सबसे बड़ा तरीका था उसे याद रखना। श्रुति की परंपरा सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं थी, वो इंसानी याददाश्त का एक अद्भुत उदाहरण थी। गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे, फिर वही शब्द, वैसी ही ध्वनि, वैसा ही उच्चारण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता था। सोचिए, जिस समय कागज भी हर जगह नहीं था, उस समय हजारों मंत्र सिर्फ इंसानी याददाश्त के भरोसे जिंदा रहे। फिर आई ऐसी कहानियां जो सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं रही। रामायण शायद दुनिया की उन गिनी चुनी कहानियों में से एक, जो सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों तक पहुंची। हर जगह राम वही रहे, लेकिन कहानी थोड़ी थोड़ी बदलती गई। कहीं किरदार बदले, कहीं घटनाएं, कहीं अंत का अंदाज, और शायद यही किसी महान कहानी की पहचान है। वो बदल सकती है, लेकिन मिटती नहीं। फिर आती है महाभारत, जिसे अक्सर एक युद्ध की कहानी कहा जाता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो शायद ये इंसान के भीतर चलने वाले युद्ध की कहानी ज्यादा है। सही कहा है, गलत क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, और क्या हर सही फैसला आसान होता है? शायद नहीं। इसलिए महाभारत 2000 साल बाद भी हर पीढ़ी से नए सवाल पूछती है। लेकिन भारत की कहानियां सिर्फ महाकाव्यों तक नहीं रही। पंचतंत्र की कहानियां भारत से निकली, फारस पहुंची, फिर अरबी में पहुंची और वहां से यूरोप तक। राजाओं को राजनीति के सिखाने के लिए लिखी गई कहानियां दुनिया के बच्चों की कहानियां बन गई। एक कहानी हजारों किलोमीटर तक चल सकती है, शायद तलवार से भी ज्यादा दूर। और फिर भारत में ऐसे लोग आए जिन्होंने खुद को एक कहानी बना दिया। आदि शंकराचार्य, सिर्फ 32 साल की उम्र, ना कोई सेना, ना कोई राजपाट, फिर भी पूरा भारत पैदल घूमे, बहस की, संवाद किए, 4 मठ स्थापित किए। उन्होंने सिर्फ एक दर्शन नहीं दिया, उन्होंने भारत को एक बौद्धिक बातचीत में जोड़ दिया। सदियों बाद एक और सन्यासी समुद्र पार करता है, शिकागो, 1893, 1893, स्वामी विवेकानंद। लोग अक्सर उस भाषण को याद करते हैं जो उन्होंने दिया, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो कहानी जो उन्होंने भारत को अपने बारे में सुनाई।
कि एक गुलाम देश भी अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा सकता है। कभी-कभी एक भाषण सिर्फ़ दुनिया नहीं बदलता, वो किसी देश की अपने बारे में सोच भी बदल देता है। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी ताकत रही है। यहाँ कहानियाँ सिर्फ़ पढ़ी नहीं गई, गाई गईं, सुनी गई, बहस की गई, नाटक बनी, यात्राएँ बनी, त्योहार बनी और हर पीढ़ी ने उन्हें अपने समय के हिसाब से फिर से सुनाया। शायद इसलिए भारत की कहानी कभी रुकी नहीं। शायद यही वजह है कि कहानियाँ कभी सिर्फ़ अतीत की नहीं होती, वो हर दौर में नए रूप लेती हैं। कभी महाकाव्य बनकर, कभी लोक कथा बनकर और कभी एक पूरे देश की पहचान बनकर। अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में रहने वाले ज़्यादातर लोगों से आप कभी नहीं मिलेंगे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन फिर भी आप उन्हें अपना ही मानते हैं। एक तमिल, एक पंजाबी, एक नागा, एक मलयाली, एक कश्मीरी, एक गुजराती शायद कभी ज़िंदगी भर एक दूसरे से ना मिलें। फिर भी एक क्रिकेट मैच हो या तिरंगा लहराए तो करोड़ों लोग एक साथ खुश होते हैं या दुखी। ऐसा कैसे? यही सवाल राजनीति के विद्वान बेनेडिक्ट एंडरसन ने भी पूछा था। उन्होंने कहा, देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो एक इमेजिन्ड कम्युनिटी भी होता है। इमेजिन्ड का मतलब यहाँ झूठा नहीं है, बल्कि ऐसा समुदाय जहाँ ज़्यादातर लोग एक दूसरे को कभी जानते नहीं, फिर भी अपने बीच एक रिश्ता महसूस करते हैं। लेकिन वो रिश्ता बनता कैसे है? यही कहानी फिर से सामने आती है। फ्रांस को देखिए, 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन आज भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वो फ्रांस की अपने बारे में कहानी है कि सत्ता राजा की नहीं होती, लोगों की है। अमेरिका को देखिए, 1776 की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बाद फाउंडिंग फादर्स की कहानियां, लिबर्टी बेल और बाद में स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये सिर्फ स्मारक नहीं है, ये उस कहानी के किरदार हैं जो हर पीढ़ी को सुनाई जाती है। जापान को देखिए, 1945 हिरोशिमा, नागासाकी, 2 परमाणु बम, इतिहास का एक भयानक अध्याय। लेकिन उसके बाद जापान ने अपने बारे में एक नई कहानी लिखी। हार की नहीं, दोबारा खड़े होने की, मेहनत की, अनुशासन की, पुनर्निर्माण की। और भारत? भारत की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ आधुनिक देश की कहानी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन की यादों से जुड़ती है। स्वतंत्रता आंदोलन, अशोक चक्र, तिरंगा, सत्यमेव जयते, संविधान, ये सब अलग-अलग चीजें नहीं हैं। ये एक कहानी के अलग-अलग अध्याय हैं। एक ऐसी कहानी जो कहती है, इतनी विविधता के बावजूद हम साथ रह सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात, कहानी और हिस्ट्री एक ही चीज़ नहीं है। हिस्ट्री सवाल पूछती है, नए सबूत मिलने पर अपने जवाब बदलती है, लेकिन एक देश की कहानी लोगों को जोड़ती है। उन्हें बताती है कि वो किस सफ़र का हिस्सा हैं। इसलिए एक अच्छी कहानी हिस्ट्री से भागती नहीं, उससे बात करती है, उससे सीखती है और समय के साथ खुद भी बदलती है। शायद इसलिए हर देश के पास झंडा होता है, राष्ट्रगान होता है, स्मारक होते हैं, याद रखने वाले दिन होते हैं और ऐसे लोग जिन्हें आने वाली पीढ़ियां बार-बार याद करती हैं। क्योंकि देश सिर्फ कानूनों से नहीं चलते, देश यादों से भी चलते हैं और यादों को सबसे लंबे समय तक जिंदा रखती हैं एक अच्छी कहानी। अगर आपको लगता है कि कहानियाँ सिर्फ पुराने ज़माने की बात हैं, तो शायद हम अपने समय को ध्यान से नहीं देख रहे। क्योंकि कहानियाँ आज भी दुनिया बदल रही हैं। बस आप उनके किरदार बदल गए हैं। एक घटना याद कीजिए, 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट अब वैध नहीं रहेंगे। ज़रा सोचिए, कुछ मिनट पहले तक वही नोट दुकान में चलते थे, बैंक में चलते थे, शादी में चलते थे और कुछ मिनट बाद वही कागज़ लोगों के लिए सिर्फ कागज़ रह गए। नोट तो नहीं बदले थे,
स्याही नहीं बदली थी, कागज नहीं बदला था लोगों का भरोसा। और उस भरोसे के बदलते ही एक पूरी अर्थव्यवस्था का व्यवहार बदल गया। यानी पैसा सिर्फ कागज नहीं है, वो एक साझा कहानी है जिस पर पूरा समाज भरोसा करता है। अब एक और कहानी, साल 2003, रतन टाटा बारिश में एक स्कूटर पर बैठे एक परिवार को देखते हैं। आगे पिता, बीच में छोटा बच्चा, पीछे माँ। उन्होंने बाद में कई बार बताया कि वह दृश्य उनके मन में रह गया। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस परिवार के पास एक ऐसी कार हो जो सुरक्षित भी हो और उनकी पहुंच में भी। यहीं से टाटा नैनो का विचार पैदा हुआ। ये सिर्फ एक कार बनाने की कहानी नहीं थी, ये सम्मान, सुरक्षा और हर भारतीय परिवार के लिए एक सपना बनाने की कोशिश थी। लेकिन जब नैनो बाजार में आई तो उसे बार बार दुनिया के सबसे सस्ती कार कहा गया और यही कहानी बदल गई। लोगों ने कार नहीं देखी, उन्होंने पहचान देखी। बहुत से लोगों ने सोचा, अगर मैं इसे खरीदूंगा तो लोग मुझे सबसे सस्ती कार वाला इंसान समझेंगे। कार वही थी, इंजीनियरिंग वही थी, लेकिन कहानी बदल गई। और कई बार कहानी उत्पाद से भी ज्यादा ताकतवर साबित होती है। अब जरा फिल्मों की दुनिया में चलते हैं। आज जब लोग शाहरुख खान का नाम लेते हैं तो सिर्फ उनकी फिल्में याद नहीं करते, उन्हें एक कहानी भी याद आती है। दिल्ली का एक लड़का, कोई फिल्मी परिवार नहीं, कम उम्र में माता पिता दोनों को खो देता है। मुंबई आता है, शुरुआत में हीरो नहीं, विलन के किरदार करता है और फिर धीरे धीरे वही लड़का किंग खान बन जाता है। क्या लोग सिर्फ उनकी सफलता से प्रभावित होते हैं या उस सफर से जो उस सफलता तक पहुंचा? शायद हम इंसानों को उपलब्धियां कम, उनकी कहानियां ज्यादा याद रहती हैं। खेलों में भी ऐसा ही होता है। महेंद्र सिंह धोनी, रांची का एक लड़का, रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी, फिर भारतीय टीम, कप्तानी, फिर 2011 का वर्ल्ड कप। आज धोनी सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं है, वो एक कहानी है, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने छोटे शहर से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट ट्रॉफी उठाई। और शायद इसलिए उनकी कहानी लाखों युवाओं को अपनी कहानी लगती है। अब एक ब्रांड की बात करते हैं, नाइकी। अगर नाइकी सिर्फ जूते बेचती तो शायद वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड्स में से एक नहीं होती। वो बेचती है एक एहसास कि चाहे आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हो या पहली बार दौड़ने निकले हो, आप अपने कल से बेहतर बन सकते हैं। जस्ट डू इट। ये तीन शब्द जूते के बारे में नहीं है, ये आपकी पहचान के बारे में है। और अब शायद सबसे दिलचस्प कहानी, आपकी, मेरी, हम सबकी। सोशल मीडिया पर हम हर दिन अपनी कहानी लिखते हैं। कौन सी तस्वीर डालनी है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, किस पल को दुनिया को दिखाना है और किसे अपने तक रखना है। पहले कहानियां आग के चारों तरफ सुनाई जाती थी, आज वो मोबाइल की स्क्रीन पर सुनाई जाती है। माध्यम बदल गया है लेकिन इंसान नहीं बदला। आज भी हम कहानियों से ही प्रभावित होते हैं, कहानियों पर ही भरोसा करते हैं और कई बार उन्हीं के आधार पर अपने फैसले भी लेते हैं। वो शायद सवाल ये नहीं है कि कहानियां आज भी जिंदा हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम हर दिन किस कहानी पर भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर कहानी शायद वो नहीं जो किसी किताब में लिखी है, शायद वो है जो हर सुबह हम अपने बारे में खुद से कहते हैं। पूरी दुनिया की यात्रा करने के बाद शायद अब सबसे मुश्किल सवाल बचता है। अगर कहानियां सभ्यताएं बना सकती हैं, देश बना सकती हैं, इतिहास बदल सकती हैं, तो क्या एक कहानी एक इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है? मनोविज्ञान में कई ऐसी बातें हैं जो अलग अलग नामों से समझाई जाती हैं। कहीं उसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है, कहीं नैरेटिव आइडेंटिटी, कहीं लर्न्ड हेल्पलेसनेस और कहीं पिग्मेलियन इफेक्ट। नाम अलग है लेकिन इशारा शायद एक ही तरफ है। हम अपने बारे में जो कहानी बार बार सुनते हैं वो धीरे धीरे हमारे फैसलों का हिस्सा बन जाती है। सोचिए, अगर एक बच्चे से बचपन में बार बार कहा जाए, तू तो बड़ा आलसी है, तेरे बस की बात नहीं है, हमारे घर में कोई बड़ा बना ही नहीं, हम लोग ऐसे ही,
शायद पहले दिन वो इन बातों पर यकीन ना करे, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन अगर वही कहानी सालों तक हर दिन, हर मौके पर दोहराई जाए, तो एक दिन वो उसे सच मान लेता है और फिर वो उसी कहानी के लिए अपने हिसाब से ज़िंदगी ढाल लेता है। फिर वो किसी मुश्किल काम की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसने पहले ही मान लिया है कि वो नहीं कर पाएगा। वो नए लोगों से मिलने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा नहीं है। वो बड़े सपने देखने से बचता है, क्योंकि उसे बचपन में सुनाया गया है कि हम जैसे लोग वहाँ तक नहीं पहुँचते, और धीरे-धीरे कहानी हकीकत जैसे दिखने लगती है। लेकिन हर कहानी ऐसी नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे भी बड़े होते हैं जिनसे कहा जाता है गलती होगी तो सीख लोगे। कोशिश करना मत छोड़ना। ईमानदारी से काम करोगे तो रास्ता मिल ही जाएगा। तुम्हारी शुरुआत तुम्हारी मंजिल तय नहीं करती। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि ज़िंदगी आसान होगी या कि हर सपना पूरा होगा। उन्होंने सिर्फ़ एक अलग कहानी दी, और कई बार एक अलग कहानी, एक अलग ज़िंदगी की शुरुआत बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ अच्छा सोच लेने से सब कुछ बदल जाएगा। इतिहास ऐसा नहीं कहता। मनोविज्ञान भी ऐसा नहीं कहता। मेहनत करनी ही पड़ती है। सीखना ही पड़ेगा। असफलताएँ भी आएँगी, लेकिन अगर शुरुआत ही उस कहानी से हो कि मैं नहीं कर सकता, तो शायद सफ़र शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। शायद इसलिए हर इंसान 2 कहानियों के बीच जीता है। एक जो दुनिया उसे सुनाती है, और दूसरी जो वो खुद अपने बारे में मान लेता है। दुनिया वाली कहानी हम हमेशा नहीं चुन सकते। हम कहाँ पैदा हुए, कैसे घर में बड़े हुए, किस हालात में रहे, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन दूसरी कहानी धीरे-धीरे हमारे हाथ में आ जाती है। शायद इसलिए इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी गई। बहुत सी लड़ाइयाँ इंसान के भीतर लड़ी गई। एक आवाज़ कहती रही, तुम नहीं कर सकते। दूसरी कहती रही, कोशिश करके देखो, और कई बार पूरी ज़िंदगी इन दोनों कहानियों के बीच अपना रास्ता चुनती रही। शायद इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ताकत नहीं है, उसकी बुद्धि भी नहीं। शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत एक कहानी पर भरोसा करने की क्षमता है। यही क्षमता कभी सभ्यताएँ बनती है, कभी देश, कभी क्रांतियाँ, कभी कंपनियाँ, और कभी एक बिल्कुल साधारण इंसान, जो एक दिन अपने बारे में एक नई कहानी लिखने की हिम्मत कर लेता है। तो जब आज की बातचीत खत्म हो और आप कुछ देर अकेले बैठें, तो बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं अपनी ज़िंदगी की कौन-सी कहानी बार-बार खुद को सुना रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी धीरे-धीरे उसी कहानी की तरफ बढ़ रही हो, और शायद यही कहानियों की सबसे बड़ी ताकत है। वो सिर्फ़ दुनिया नहीं बदलती, वो इंसान भी बदल देती है। मैं हूँ राज, और ये है मेरा नज़रिया। अगर आज की इस बातचीत ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, या आपको दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसी ही इतिहास, मनोविज्ञान, दर्शन और समाज से जुड़ी गहरी लेकिन आसान बातचीत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस विषय पर और पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट nazariyabyRaj.com पर ज़रूर जाइए। वहाँ आपको लेख, विचार और ऐसी ही कई और चीज़ें मिलेंगी, जो शायद आपको दुनिया को देखने का एक और नज़रिया दे दे। अगली मुलाकात तक अपना ख़्याल रखिएगा। नमस्कार।